हेलो स्टूडेंट्स, HLB डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने हमसे बताया था कि भी सर किस तरीके से हम यूपी बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखे और हमें अच्छे से अच्छे अंक मिले, यानी 95+ तक जाए। तो उन बच्चों के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें बच्चों को निश्चित ही मान करके चलिए कि 95+ नंबर जाएंगे। तो सबसे पहले अच्छी कॉपी लिखने के तरीके हैं, उन तरीकों को हम जानें। पहला तरीका हमारा यह है कि कॉपी को जब हम लिखें तो वो सीरियल से हो। दूसरी चीज़ साफ हो, और एग्जामिनर को रिझाने के लिए हम अपनी कॉपी को सही ढंग से सजाएं, जिससे वे जब भी देखें तो कॉपी को देखकर प्रसन्नता महसूस करें, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आइए किस तरीके से कॉपी अच्छी लिखे और अच्छे अंक मिले, मैं एक बच्चों के द्वारा कॉपी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिखा जाए अच्छी कॉपी, जिससे आपको अच्छे अंक मिले। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरीके से कॉपी लिखने का सही तरीका तो देखिए, ये कॉपी का आपका पेज है। इसमें आपको जब सीरियल से प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो सबसे पहले आपका पेन अच्छा होना चाहिए, और वो आप पहले ही ले लें। यानी जैसे एग्ज़ाम आपके 22 फरवरी को होने हैं, तो आप 15 दिन पहले ही ले लें। 3-4 पेन ब्लू और ब्लैक दोनों ले लें और उनको चला लें, ताकि आने वाले समय में जब परीक्षा हो तो उस दिन आप नया पेपर मत चलाएं, क्योंकि चलने में दिक्कत होगी, चलेगा कहीं रुक जाएगा, तो ये दिक्कतें आपको आएंगी। तो आप 15 दिन पहले ही उन पेन को ले लें और उनको चला लें, ताकि परीक्षा में चलने में दिक्कत ना हो। तो आइए देखिए किस प्रकार से आपकी कॉपी को लाया गया है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 दी गई है, और 1 के माध्यम से जो सही कथन है एक एक नंबर के आते हैं, उनको लिखना होता है। तो किस प्रकार से हम, जैसे इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 1 दिया है और उनके पार्ट दिए हैं का, खा, गा, घा और फिर अंगा तक दिया है। ये 5 प्रश्न हैं। इनको आप अगर दूसरे माध्यम से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रोमन अंक में 1, 2, 3, 4, 5, जैसे इस तरीके से हम आपको बताते हैं। यहाँ पर का दिया है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये दूसरा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये रोमन अंक में आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, का खा के मिलके अथवा रोमन अंक में इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जब डाल देंगे तो यह आपका तरीका सही रहेगा, क्योंकि 1 वहाँ भी पड़ा, अगर 1 यहाँ डालेंगे तो वो गलत होगा। तो इसे काखा के माध्यम से या फिर रोमन अंक के माध्यम से दर्शा देते हैं। प्रश्न संख्या 1 ऑप्शन 1 नंबर का आता है, सही कथन पहचानना होता है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ऐसे लिखा है। दूसरा प्रश्न है, किसी एक कृत के लेखक का नाम है आकाशदीप, यानी कई रचनाएं दी हैं, उनमें से एक रचना ले ली गई है। किसी एक कृत के लेखक का नाम, यानी कृत है आकाशदीप और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है। तो देखिए किस तरीके से बच्चे ने लिखा है। किसी एक आलोचना लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यानी इस तरीके से, या आप इसको दूसरे तरीके के माध्यम से, अच्छा तरीका और भी है कि अगर आप इनको
रोमन अंक लिख रहे हैं तो ये इस स्थान पर ना लिख करके आप इस स्थान पर लिख सकते हैं। ये पहला रोमन अंक में, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। इस तरीके से भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद जब भी आप एक प्रश्न लिखें तो उन लिखने के बाद जैसे ये लाइन खींच दी गई है, ये बढ़िया से उसको आप बंद कर दें और दूसरा जब कॉलम यहाँ पर डालें तो एक लाइन छोड़ दें। इस तरीके से आप एक एक अंक के क्वेश्चन जब लिखेंगे तो आपको निश्चित ही अच्छे अंक दिलाए जाएंगे, एग्जामिनर के द्वारा से आपको देंगे। दूसरा हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 2 दिया है। कहते हैं छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं हैं। इसमें दिया गया है, हेडिंग भी डाल दी गई है, प्रश्न भी दे दिया गया है। इसको का के माध्यम से हैं। अब प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, इसको भी आप रोमन अंक में लिखा सकते हैं। ऐसे 1 है, 2 है, 3 है। इस तरीके से आप प्रश्न को बढ़ा करके और रोमन अंक में दिखा सकते हैं। और जब भी प्रश्न का उत्तर लिखें तो उसको क्या करें, यानी बंद कर दें और फिर जब दूसरा शुरू करें तो 2 लाइन जरूर छोड़ दें। ये सही तरीका होता है और आपका तरीका भी सही रहेगा। आपको अच्छे अंक आए भी तो निश्चित ही आप सीरियल से लिखेंगे तो निश्चित ही जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो निश्चित वो आपके अच्छे अंक देगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 3 देखिए दिया गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 हमारा हिंदी विषय के अंतर्गत आता है गद्यांश का, जिसमें एक गद्यांश दिया होता है और संदर्भ रेखांकित अंश। कुछ प्रश्न उसी में से पूछे जाते हैं, उनके उत्तर आपको देना होता है। तो आइए सही तरीकों को हम देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 दिया गया है संकेत के माध्यम, यानी आप जिस गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना जा रहे हैं तो उसको आप दर्शा दीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है ये संकेत के माध्यम से, इसको आप गद्यांश भी लिख सकते हैं, अगर काव्य का है तो पद्यांश भी लिख सकते हैं, आद्योपांत भी लिख सकते हैं। तो इसको स्टेंजा का पहला शब्द और डाट डाट करके फिर अंतिम शब्द लिख दिया जाता है, जिससे ये एग्जामिनर को पता चल जाता है कि छात्र द्वारा किस गद्यांश का संदर्भ और प्रसंग व्याख्या लिख रहा है। तो उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और हम सीरियल से ही चलते रहें। तो आइए प्रश्न गद्यांश में पहला प्रश्न पूछता है संदर्भ क्या है। संदर्भ के माध्यम से देखिए अब इसमें रोमन अंक के द्वारा से प्रश्न पूछा गया तो 1 है, 2 और इस तरीके से तीसरा भी 3 दिया है, 3 अंक रोमन में दिए गए हैं। तो इसमें प्रश्न पूछता है पहला क्या है कि गद्यांश के पाठ के लेखक और पाठ का नाम कौन सा है। तो जो गद्यांश लिखा गया है, तो आइए हम संदर्भ के माध्यम से देखें किस तरीके से अच्छी राइटिंग में संदर्भ बढ़िया डाला गया, मोटा पेन है और बहुत अच्छा लग रहा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आइए इसमें से थोड़ी सी त्रुटि है उसको हम सही करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें बच्चे ने लिखा ममता है, तो अब ममता जो कि पाठ का नाम है तो इसको हम क्या करते हैं इन्वर्टेड कामा में कर देते हैं, ये या तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ये से दूर से पता चल जाए ममता नामक पाठ से लिया गया है। अब आगे जहाँ पर लिखा है इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं श्री लगा देते हैं, श्री, और इसको भी हम क्या करते हैं इन्वर्टेड कामा में कर देते हैं ऐसे, और हो से इसको अंडरलाइन कर देते हैं तो दूर से पता चल जाता है। देखो कितना और अच्छा लग रहा है, बढ़िया सा आपका संदर्भ हो गया, सही लिखा है, अच्छा है, सब कुछ है, आपको अंक मिल रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन इसी का है, संदर्भ के बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है। रेखांकित अंश यानी कौन से रेखांकित अंश, गद्यांश के अंतर्गत कितना आपको अंडरलाइन किया गया रेखांकित अंश है उसको दिया गया है। तो देखिए उस गद्यांश में रेखांकित अंश क्या था, हे भगवान तब के लिए इतना आयोजन परम पिता, यहाँ पर मिस्टेक है, ये परम पिता होना चाहिए, ये
परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यानी इतना अंडरलाइन किया गया था और इसकी व्याख्या हमें लिखना है। फिर अगले हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, व्याख्या की। हो सकता है तो इसके बाद से हम एक लाइन छोड़ दें तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आगे जब हम बढ़ते हैं व्याख्या की ओर, तो देखिए व्याख्या की गई, बढ़िया से अच्छा लिखा गया। तो ये लिखने के बाद जब इसको हम बंद कर दें तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ये मान करके चलिए। फिर हो सके तो हम एक लाइन जरूर छोड़ दें। अच्छा तरीका क्या है, इसके लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दें, फिर अपना हम सीरियल नंबर 3 डालें और ये यहाँ ना डाल करके हम इस साइड में भी डाल देंगे तब भी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ये बच्चे ने गद्यांश वाला प्रश्न लिखा और बहुत ही अच्छा। अगली कॉपी हम लेकर के आए, प्रश्न नंबर 4 है, सीरियल से चल रहे हैं क्योंकि हमें अच्छे अंक लेने हैं और एग्जामिनर को प्रसन्न करना है अपनी कॉपी के माध्यम से। तो आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर पहुंचते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या हमारी 4 है। ये काव्य का है, यानी पद्यांश के अंतर्गत जो पद्यांश दिया गया उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या संदर्भ ये लिखना है। तो आइए देखिए कौन सा है। संकेत के माध्यम से दिखाई देता है चढ़ चेतक, उसके बाद में डॉट डॉट उत्साह भरे, ऐसा हमारा पद्यांश है। इसका संदर्भ देखिए, संदर्भ के माध्यम से क्या दिया है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। ये श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित काव्य हल्दी घाटी से लिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं इस पद्यांश के माध्यम से। फिर इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या जितना रेखांकित अंश था उसकी व्याख्या में करनी है और व्याख्या के माध्यम से बताया गया है। फिर काव्य का सौंदर्य, देखिए व्याख्या जब काव्य की हम करें तो काव्य का सौंदर्य जरूर लिखे हैं। ये मान करके चलिए कि व्याख्या की सुंदरता को वो बढ़ा देता है। किस प्रकार से, देखिए जैसे दिया है सीरियल के माध्यम से। पहला दिया है नंबर 1, महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। भाषा खड़ी बोली, रस वीर रस है, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, शैली प्रबंध है, छंद मुक्त है, गुण ओज गुण है। ओज गुण यानी वीरता से संबंधित जितनी भी रचनाएं लिखी जाती हैं वो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत क्या आते हैं, ओज गुण कहलाती हैं। क्योंकि गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। तो वीरता से संबंधित जो भी रचनाएं लिखी जाती हैं वो समझ लीजिए कि ओज गुण के अंतर्गत ही आती हैं। इस प्रकार से ये काव्यगत सौंदर्य भी हो गया। तो ये मान करके चलिए कि बहुत ही अच्छा तरीका है। आइए हम उस तरीकों को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर संख्या 5 पर पहुंचते हैं, जिनमें किसी लेखक का जीवन परिचय देना होता है। तो आइए देखिए किस प्रकार से मोटे पेन से लिखा गया है। प्रश्न संख्या 5 का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल संक्षिप्त परिचय। देखिए किस तरीके से बढ़िया अच्छी कॉपी है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जन्म का वर्ष है 1884 ईस्वी है। जन्म स्थान अगोना है। पिता का नाम है। शिक्षा, भाषा, शैली, मृत्यु का वर्ष है। संपादन है। इस प्रकार से शुक्ल जी के बारे में कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, लेखन विधा, ये सारी चीजें एक सीरियल के माध्यम से दे दी गई। उसके बाद में फिर आगे हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि इतने सन में वे कहाँ पैदा हुए, किस गांव में, उनकी शिक्षाएं क्या हैं। इस प्रकार से हमने लिखा। और फिर जब जीवन परिचय हो गया तो अगला साहित्यिक परिचय दे दिया कि साहित्य के श्रेष्ठ क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के सम्राट कहे जाते हैं, वो बात इसमें बताई गई, उनकी रुचि कैसी थी। और फिर इस प्रकार से जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय हो गया, फिर अगली रचनाएं हो गई। तो इस प्रकार से ये
जीवनी जो है वो एक आपकी कंप्लीट हो गई। और इस तरीके से जब आप लिखेंगे सीरियल से तो निश्चित ही आपको 3 अंक की अगर जीवनी होगी तो एग्जामिनर 3 अंक आपको दे देगा। तो आइए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं। 6वां हमारा प्रश्न है, संस्कृत गद्य खंड से है और ये मान करके चलिए कि जो संस्कृत का पार्ट आपके हिंदी विषय में आता है, वो चाहे हाई स्कूल हो या अथवा इंटर हो, आपका अगर सही होगा तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि मैथ की तरीके से ही आपको अच्छे अंक मिलते हैं। अगर 3 नंबर का है तो 3 नंबर मिलेंगे, 2 का है 2 मिलेंगे, 1 का है 1 मिलेंगे, इसमें नंबर नहीं कटते हैं। अगर हिंदी विषय में मान के चलिए कि 95 प्लस या 99 नंबर 100 में 100 अंक लाना है तो 1 नंबर के क्वेश्चन और प्लस हिंदी का पार्ट बिल्कुल एकदम कंप्लीट होना चाहिए। फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिए आगे हमारा हिंदी का जो संस्कृत का पार्ट है वो क्या है, संकेत के माध्यम से किस श्लोक का हम अर्थ लिख रहे हैं उसके विषय में अनुवाद कर रहे हैं, उसके विषय में दर्शाया गया है। संकेत के माध्यम से दिया गया सार्था प्रवस्तो मनुष्यता, ऐसा संकेत है। और फिर संदर्भ क्या है, देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत गद्य में संकलित जीवन सूत्राण पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रकार से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बच्चे ने तुरंत जो है बढ़िया से कॉपी सजाई और अनुवाद लिखा। युधिष्ठिर जवाब देते हैं किस प्रकार से और उसका सही अनुवाद कर दिया, फिर उस प्रश्न को बंद कर दिया। फिर अगला प्रश्न देखिए आता है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 आता है। 7वां प्रश्न हमारा एक श्लोक का होता है कि प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक हिंदी से संकलित कोई एक श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसा कि अभी आपने देखा कि गद्यांश का हिंदी में अनुवाद, पद्यांश का हिंदी में अनुवाद किया गया, तो वो श्लोक आपको नहीं लिखना है जो प्रश्न पत्र में नहीं आया है। जो आया है उसको छोड़ देना है, जो नहीं आया है उसको दिखाना है। वही चीज आपको 2 श्लोक लिखेंगे तो ये आपके 2 के 2 नंबर निश्चित ही आपको मिलेंगे। आपका खा पाठ होगा, प्रश्न से संबंधित होगा, वो आपको देना होगा। फिर अगला नंबर आता है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा आता है। 5 का खा प्रश्न दिया गया है तुलसीदास का। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया गया था, वो आपका हो गया गद्य का। अब ये तुलसीदास जी का दिया है तो ये हो गया आपका पद्य का जीवन परिचय। तो देखिए तुलसीदास के माध्यम से किस प्रकार से बच्चे ने देखिए जन्म का वर्ष है, लिखने का तरीका देखिए, स्थान दिया है, माता का नाम है, पिता का, पत्नी का, मृत्यु भी दी गई है, प्रसिद्ध काव्य है गोस्वामी तुलसीदास का रामचरित मानस है, भक्ति, लोकमानस, रामलला, ये इस प्रकार से उसने रचनाएं यानी संक्षिप्त दी और फिर जीवन परिचय लिखा, फिर साहित्यिक परिचय लिखा और फिर रचनाएं लिखी। जैसे मान लीजिए गोस्वामी तुलसीदास का हम लिख रहे हैं तो जैसे इस प्रकार से इसमें जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देखिए कितने अच्छे ढंग से दिया गया है। इसको और हम सही तरीका अपनाते हैं तो देखिए 2 पंक्तियां अगर हम लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको मोटे पेन से। देखिए यहाँ पर जहाँ पर आप जीवन परिचय लिख रहे हैं यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि संवत 1500 देखते हैं, कहते हैं सन 1532 में जागा राजापुर का भाग, हुलसी ने तुलसी को जाया, ये था उसका अमर सुहाग। इस प्रकार से आप 2 पंक्तियां 3 पंक्तियां जो भी आपको बने अपने मन से बढ़िया बना करके लिखे तो बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे इस प्रकार से। तो आगे हम देखते हैं, ये साहित्यिक परिचय हो गए, इनकी रचनाएं हो गई महत्वपूर्ण। फिर अगला पार्ट हमारा आता है प्रश्नोत्तर संख्या 8 का। प्रश्नोत्तर संख्या 8 हमारा दिया गया है, रस से संबंधित है। का पार्ट में हास रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए प्रश्न पूछता है, या कभी कभी दे देता है कि गद्यांश दे दिया जाए पद्यांश और उसमें बताइए कि कौन सा रस है। तो इसका स्थायी भाव हास है, हास नामक स्थायी भाव विभावन भाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से रस और उदाहरण दिया, अंक कटने वाले नहीं है। फिर अलंकार हो गया,
उपमा अलंकार उदाहरण और परिभाषा हो गई, फिर छंद इसी तरीके से हो गया। तो देखिए कितने ढंग से बढ़िया से लिखा गया है, और ये मान करके चलिए इस तरीके से दे दिया जाए। फिर आपके उपसर्ग देखिए, आदि से बनने वाले अधिकार हैं, उप है उपकार से, ये आपके देखिए हर एक स्टेप बढ़िया किस तरीके से लिखा गया, और प्रत्यय लिखा गया कौन सा ता है, फिर एकता उसे बनने वाले शब्द हैं, समास विग्रह भी दिया गया, तत्सम रूप भी दिया गया है, गांव का ग्राम, साथ का शब्द, पर्यायवाची भी है। ये सब आपको जितने के जितने अंक हैं, 2 से 2, 1 का है 1, 3 का है तो 3 अंक आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से संधि हो गई, समास हो गए, तत्पुल्लिंग, लोट लकार यानी। और अंतिम प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11 आता है। 11 हमारा आता है निबंध का, जिसमें आपको ज़्यादा अंक होते हैं, 6 नंबर 7 नंबर का पूछा जाता है, और उसमें से ज़्यादा अंक आपको मिलते हैं। तो आइए देखते हैं, दिया है निबंध। देखिए प्रदूषण की समस्या एवं समाधान आपका टॉपिक है, और टॉपिक के अंतर्गत देखिए प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण सुरक्षा और उपसंहार। तो देखिए किस तरीके से मतलब अच्छा लिखें और बनाए। जैसे अपने बढ़िया पूरा प्रस्तावना के माध्यम से बना दिया है, फर्स्ट क्लास कॉपी को इसने सजाया है, और इसके माध्यम से इधर लिख दिया है, एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक है। क्यों? क्योंकि वृक्ष से ही हमें ऑक्सीजन मिलते हैं, और पृथ्वी पर अगर मानव जीवन सही रहना है तो प्रत्येक क्षेत्र में उसकी निश्चित मात्रा के अनुरूप 33% वन होने चाहिए, तभी मानव का जीवन संभव है। अंधाधुंध वनों की कटाई से मानव का जीवन दुष्कर हो जाएगा। इसलिए सभी बच्चों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे वृक्ष लगाएं, जिससे हमारा मानव जीवन बराबर बना रहे। तो इसके माध्यम से आइए देखिए, हम प्रस्तावना लिखे, बच्चे ने लिखा, और उसके बाद इसने क्या कहा कि अब हम प्रदूषण के माध्यम से एक कोटेशन, जैसे निबंध लिखते हैं तो निबंध तो सभी लिख देते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, लेकिन पॉइंट और हेडिंग सही और साफ तरीका जब आपने लिखा है तो थोड़ा एक और अपनी लिखने की सिस्टम थोड़ा चेंज कर लें तो देखिए कितना अच्छा लगेगा। हमने बताया कि निबंध में हर एक हेडिंग में अगर कोटेशन हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए क्या लिखा गया है, प्रस्तावना दिया है तो देखिए क्या लिखा है कि आओ मिलकर, इसमें लिखा है आओ मिलकर कसम ये खाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। कितना बढ़िया है। फिर आगे देखिए, आगे बढ़ाया गया है, कॉपी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, आगे बढ़ा दिया गया प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ दिया है। फिर देखिए, फिर बच्चे ने जो है कोटेशन बढ़िया फर्स्ट क्लास ऐसे लिखे बच्चे ताकि अच्छे नंबर है। प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ। देखिए हर एक हेडिंग में आपको बढ़िया से अच्छे कोटेशन मिल रहे हैं। अगला दिया है प्रदूषण के प्रकार। वायु प्रदूषण के अंतर्गत क्या कहा गया, वायु प्रदूषण को मिलकर हटाओ, आओ सब मिलकर पेड़ लगाओ। अभी हमने पिछले आपको बताया इससे पहले कि प्रत्येक छात्र को, व्यक्ति को, इंसान को चाहिए कि वो हर साल 10 वृक्ष जरूर लगाए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, और जब पर्यावरण सुरक्षित है तभी हमारा जीवन सुरक्षित है। तो आओ सब मिलकर के पेड़ लगाएं। फिर जल प्रदूषण के अंतर्गत देखिए उसने किस तरीके से बताया। जल प्रदूषण अगला है, तो जल ही जीवन है, ये तो निश्चित है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। फिर अगला ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत देखिए, अब जब आप हिंदी का लिख रहे हैं, हिंदी में कोटेशन, तो कुछ कोटेशन जो है हम इंग्लिश में भी लिखे तो और अच्छा लगेगा। जैसे लिख कर के माध्यम से, ए क्लीन नेशन इज ए हेल्थी नेशन, कितना अच्छा है। फिर आगे हम बढ़ाते हैं प्रदूषण समाधान। कहते हैं प्रदूषण का समाधान कैसे हो, साफ हो, सुंदर हो, ऐसा मेरा भारत देश हो। यानी स्वच्छता भी जरूरी है,
पर्यावरण भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ स्वच्छता भी जरूरी है। तो इस प्रकार से देखिए हर एक हेडिंग में आपको एक एक कोटेशन मिल रहा है। अगला है उपसंहार। तो ये निबंध के माध्यम से देखिए किस प्रकार से उपसंहार कहते हैं कि कल के लिए हमें आज को है बचाना और प्रकृति को है हमें हरा भरा बनाना। तो इस प्रकार से कितना अच्छा देखिए निबंध लिखा गया। और मैं ये आशा करता हूं कि एग्जामिनर जब ऐसे इस प्रकार की कॉपी और ऐसे कोटेशन लिखे हुए जब पाएगा तो निश्चित ही वो अगर 6 नंबर का निबंध है तो 6 नंबर वो उसमें ज़रूर देगा। तो इसलिए ऐसे ही कॉपी आप अपनी सजाएं और लिखें तथा कोटेशन को भी उसमें जोड़ें। तो देखिए आइए फिर हम इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रश्न संख्या 12 पर पहुंचते हैं। ये तो निबंध की आपकी बात हो गई कि किस प्रकार से हम निबंध लिखें। फिर अगला दिया है चतुर्थ सर्ग। चतुर्थ सर्ग के अंतर्गत जलियांवाला बाग की घटना के बारे में दिया है। तो इसमें लिखते हुए देखिए फिर भी कोटेशन, इसमें भी 2 लाइन पंक्तियां डाली गई अच्छा बनाने के लिए और वो भी अंडरलाइन किया गया। देखिए क्या है कि आज़ादी हमको शीघ्र मिले ये पहली मांग हमारी है, दिल्ली में हो शासन अपना ये मांग दूसरी प्यारी है। इस प्रकार से कैसे लिखा गया देखिए कितना अच्छा तरीका है रिझाने का। आगे हम बढ़ते हैं फिर अपने इसी प्रश्न को लेकर के आगे। फिर आगे देखिए 3-4 लाइनें लिखने के बाद फिर आगे लिखा गया कितना अच्छा सा। कहते हैं कि धू धू करके जब चिता जली बूढ़े बापू का युवा प्रणय तिल भर भी संयत रह न सका रो उठा अकिंचन विदा सदै। तो इस प्रकार से उन्होंने कॉपी के माध्यम से आपको बताया गया कि कैसे थोड़ा 2-3 लाइन लिखें, उसके बाद में 2 लाइन पंक्तियां लिखें। कितना अच्छा तरीका लगता है। हमें लग रहा है कि अगर ऐसे कॉपी अगर बच्चे लिखेंगे तो निश्चित ही हमें 100 में 100 अंक दिलाएंगे, ये हमें पूर्ण आशा है। और अगला देखिए निबंध बच्चे ने लिखा है, अगला निबंध है देखो कोरोना जो आपके 2018 में आए थे, सब लोग बेहाल हो गए थे और कितनों का जीवन चला गया इस बीमारी के, संक्रामक बीमारी के कारण से। और समझने में जब तक देर लगी तब तक कई लोग यहाँ से चले गए। क्योंकि अब आइए देखते हैं तो कोरोना महामारी के अंतर्गत ये निबंध लिखा गया। देखो कितना बढ़िया है। प्रस्तावना है कोरोना का अर्थ परिभाषा लक्षण प्रदूषण कोरोना बचाओ घर पर रहे सुरक्षित, घर पर रहें सुरक्षित रहें। यानी जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप इस देखिए दूसरा हमारा निबंध इसके माध्यम से प्रस्तावना कोरोना के माध्यम से दिया है कोरोना का इस कदर बरपा, कहते हैं कोरोना का इस कदर बरपा कहर अर्थव्यवस्था देश की गई ठहर हॉट स्पॉट बन गए व्यापारी शहर। इस प्रकार से लिखा गया। फिर अगला देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए किस तरीके से लिखा गया है। कोरोना की व्युत्पत्ति कैसे हुई, कोरोना के लक्षण कैसे हैं। फिर अब आगे हम फिर 2 लाइन की पंक्तियां इसमें जोड़ते चलते हैं। मिलकर कहते हैं मिलकर कोरोना को हराना है घर से हमें कहीं नहीं जाना है। तो इस प्रकार से कॉपी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। फिर कोरोना के दुष्प्रभाव कैसे हैं, बचाव कैसे हैं। बचाव के लिए देखिए बच्चे ने कितने अच्छे ढंग कॉपी के अंतर्गत लिखा गया कि सैनिटाइज करके देश को स्वच्छ बनाना है। फिर अगला है उपसंहार के माध्यम से क्या दिया गया, नहीं किसी से हाथ मिलाएं, नमस्ते करके काम चलाएं, कोरोना को दूर भगाएं। तो इस प्रकार से ये दूसरा आपका निबंध हो गया। यानी काम भी हो जाए और हाथ भी ना मिलाएं, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है, एक दूसरे के हाथ से हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको जो ये कॉपी लेकर के आए थे आपको हमने बताया इस माध्यम से। तो ऐसे जब आप कॉपी को लिखेंगे
जिस तरीके से हमने बताया है, कोटेशन भी लिखे होने चाहिए, सीरियल भी लिखा हो और अच्छा लिखा हो तथा साफ लिखा हो। जितना पूछा जाए उतने लिखा जाए, उसके अतिरिक्त हम कुछ भी ना लिखें। तो निश्चित ही ये मान करके चलिए कि आपको 100 में 100 अंक एकदम निश्चित आ जाएंगे जब आप ऐसी कॉपी लिखेंगे। धन्यवाद।